उस सुबह शांति देवी की रसोई में चूल्हा जला नहीं था। दूध का भगोना गैस पर रखा था, पर वह उबलने से पहले ही फोन की स्क्रीन पर एक टिन चमक उठी। शांति देवी ने चश्मा नाक पर टिकाया, फोन पास खींचा और पढ़ा, अवेलेबल बैलेंस RS00। कुछ सेकंड तक वो बस उस लाइन को घूरती रही, जैसे शब्द बदल जाएंगे, जैसे यह कोई गलती होगी, जैसे बैंक ने किसी और को भेज दिया होगा। फिर उनकी उंगलियां खुद ब खुद कांपने लगी, उम्र की वजह से नहीं, उस डर की वजह से जो अचानक भीतर गिरता है और दिल में धूल उड़ा देता है। उन्हें अलमारी से पुराना पर्स निकाला, जिसमें बैंक को हेल्पलाइन नंबर का एक कागज पर लिखा रहा था। शांति देवी को डिजिटल चीज़ें समझ नहीं आती थी, पर नंबर लिखकर रखना उन्हें आता था। उन्होंने एक कॉल लगाया। SFX कॉल टोनिक ऑटोमेटिक आवाज आई, आपका स्वागत है, भाषा चुनने के लिए। शांति देवी ने जल्दी जल्दी बटन दबाए। उनके पास धैर्य कम था, पर आज मजदूरी ज़्यादा थी। कुछ देर बाद एक इंसान की आवाज़ आई, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। शांति देवी ने गला साफ किया, बेटा मेरे फ़ोन पर मैसेज आया है, बैलेंस 0। यह कैसे? दूसरी तरफ कीबोर्ड की खटखट सुनाई दी। मैम, अकाउंट नंबर और आपका नाम उन्होंने बताया। शांति देवी वर्मा, 1 मिनट मैम। वो 1 मिनट शांति देवी की जिंदगी का सबसे लंबा मिनट बन गया। कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी, दूध के उबलने की गंध आने लगी, पर शांति देवी उठी नहीं। उनके कान फोन पर चिपके थे, जैसे वहाँ से कोई हवा आएगी जो उन्हें बचा लेगी। मैम, आपके अकाउंट से कल रात और आज सुबह कई ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए हैं। टोटल अमाउंट वो रुका, जैसे नंबर बोलते हुए उसे भी अजीब लग रहा हो। लगभग 65 लाख। शांति देवी की सांस एक पल को अटक गई। और क्या 65 लाख मैम, और अभी अकाउंट में बैलेंस नहीं है? शांति देवी ने धीमे से पूछा। आवाज़ पतली हो गई, किसको गए? मैम, ट्रांसफ़र राघव वर्मा और कुछ इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट्स इंटरनेशनल। शांति देवी ने दिमाग में एक तस्वीर तैर गई। राघव, उनका बेटा, जिसके माथे पर उन्होंने बचपन के काला टीका लगाया, जिसे उन्होंने ट्यूशन के पैसे के लिए अपनी चूड़ियाँ बेची थी, जिसकी नौकरी लगी थी तो उन्होंने मंदिर में पीड़ित को मिठाई बांटी थी। मैम, क्या आप फ्रॉड कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहेगी? हम आपके अकाउंट को। शांति देवी ने फ़ोन काट दिया, बहुत धीरे, बिना किसी गुस्से के, जैसे किसी ने उनके हाथ में गर्म कोयला रख दिया और उन्होंने उसे शांत होकर नीचे रख दिया था। उन्होंने फ़ोन मेज पर रखा। दूध अब उबल चुका था। गैस पर रखे भगोने से दूध बाहर बह रहा था, पर शांति देवी ने गैस बंद नहीं की। उन्हें लगा जैसे उनकी ही जिंदगी बह रही है। उनकी आंखें रसोई की दीवार पर लगी। राघव की फ्रेम की फोटो पर चली गई। फोटो में राघव मुस्कुरा रहा था, टाई लगाए सूट में, किसी ऑफिस पार्टी की तस्वीर। शांति देवी ने कई बार इस फोटो को साफ किया था, क्योंकि धूल बैठ जाती थी। आज पहली बार उन्हें लगा धूल फोटो पर नहीं, उनके रिश्ते पर जमी हुई थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। शांति बहन, यह शर्मा आंटी की आवाज़ थी। शांति देवी ने जवाब नहीं दिया, पर शर्मा आंटी वैसे भी रुकने वालों में से नहीं थी। दरवाज़ा थोड़ा खोला और वह अंदर आ गई। अरे शांति बहन, तुम सो रही थी क्या? तुम्हारा बेटा तो कमाल कर रहा है। शांति देवी की आंखें अब भी फोटो पर थी। कौन सा कमाल? उनकी आवाज़ में कोई उत्साह नहीं था। शर्मा आंटी ने फ़ोन निकाला, मानो खबर देखकर ही उन्हें जीना चाहता आता हो। लो देखो, राघव और तान्या, और वो तान्या की मम्मी भी सब दुबई में है। भाई, कितनी शानदार जगह है। ये देखो बुरज, ये देखो बीच। शांति देवी के कान में दुबई शब्द चुभ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, कब गए? कल रात ही तो पोस्ट डाले हैं, कह रही थी तान्या, न्यू बिगिनिंग वगैरह वगैरह। ये तुम्हें नहीं बताया? शांति देवी ने एक पल के लिए शर्मा आंटी का चेहरा देखा। वह चेहरा सहानुभूति का नहीं था, वह चेहरा जिज्ञासा का था, जिसे बस एक मसालेदार जवाब चाहिए। शांति देवी ने सिर हिलाया। नहीं। शर्मा आंटी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन उनके सामने कर दी। फोटो में राघव बड़ा खुश लग रहा था, हाथ में ड्रिंक, पीछे चमकदार लाइटें। उसके पास तान्या थी, महंगी ड्रेस में, और तान्या की माँ मंजू, जिसकी आंखों में हमेशा वही नापतोल रहती थी। कितना है, कितना नहीं है, कौन किसके बराबर है, कौन नहीं। कैप्शन था अंग्रेजी में, दुबई माई न्यू बिगिनिंग, आई डिवोर्स दिस। शांति देवी ने स्क्रीन से नजर हटाई। शर्मा आंटी बोले, अरे बहन, बेटा है तो ऐसा ही करेगा। माँ बाप ने तो कमा कमा के रखा ही इस दिन के लिए, अब बच्चे भोगेंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, जैसे यह कोई नियम हो।
शांति देवी का चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ शर्मा आंटी को लगा बातचीत खत्म हो गई है। वो उठी, चलो मैं चलती हूँ, तुम भी देख लो, कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हें भी टेक कर दे। हाँ चले गए। दरवाजा बंद हुआ तो घर में सन्नाटा फैल गया। सन्नाटा भी कभी कभी आवाज़ बन जाता है। शांति देवी ने रसोई में जाकर भगोना उठाया। दूध फर्श पर फैल गया था। उन्होंने पोछा लगाया पर हाथ काँप रहे थे। उन्हें लगा जैसे वह दूध नहीं अपने भीतर की टूटन पोंछ रहे हैं। उन्होंने गैस बंद की, फिर एक कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी वही थी जो राघव के बचपन में उसकी पढ़ाई के लिए खरीदी थी। शांति देवी की नज़र एक पुरानी अलमारी पर गई। अलमारी के ऊपर एक कपड़ा रखा था जिसके नीचे उनका पासबुक वाला बैग था। उन्हें आदत थी किसी भी कागज़ को संभाल कर रखने की। सिलाई मशीन के नीचे भी कागज़ रख देती थी, डिब्बों में, पुरानी टीन के डब्बे में, क्योंकि उन्हें लगता था कागज़ ही सच बोलते हैं, लोग नहीं। उन्होंने बैग निकाला, पासबुक निकाली, पन्ने पलटे। उनकी उंगली लेन देन की लाइनों पर चली। इतने सालों में उन्होंने धीरे धीरे बचत की थी। कभी RS 5,000, कभी RS 1,000, कभी राघव की नौकरी से भेजे हुए 20,000। शांति देवी हमेशा खुश होती थी जब राघव पैसे भेजता था। उन्हें लगता था बेटा जिम्मेदार है। आज उन्हें समझ आया कि पैसा भेजना भी कभी कभी जाल होता है, क्योंकि जिस अकाउंट में राघव का नाम साथ लिखा था वही अकाउंट आज उनका गला दबा रहा था। उन्होंने पासबुक बंद की। आंखें सूखी थी पर भीतर कुछ चल रहा था। दोपहर तक राघव का कॉल नहीं आया, एक मैसेज भी नहीं। शांति देवी ने खुद को समझाया, शायद फ्लाइट में होगा, शायद नेट नहीं होगा, शायद। परम शायद के पीछे एक सच खड़ा था जो चुपचाप हंस रहा था। शाम को उनकी पड़ोस की लड़की पिंकी आई। पिंकी कॉलेज में पढ़ती थी और फ़ोन पर हर काम कर लेती थी। शांति देवी ने उसे चाय दी। पिंकी चाय पीते हुए बोली, आंटी आपका व्हाट्सएप अपडेट हो गया, कल आपने कहा था स्टोरेज फुल। शांति देवी ने पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनी। पिंकी तू एक काम करेगी? हाँ आंटी। शांति देवी ने हिचकाते हुए पूछा, इंस्टाग्राम वो कैसे देखते हैं? पिंकी की आंखें चमक आई। अरे आंटी आप भी किसका देखना है? शांति देवी ने नाम लिया, राघव। पिंकी ने कुछ सेकंड में अकाउंट खोल दिया, फिर बोली, आंटी ये तो पब्लिक है, बहुत पोस्ट है। शांति देवी ने फ़ोन लिया। उनकी उंगली स्क्रीन को छूते ही डर गई, जैसे कोई चीज़ टूटी जाएगी। पिंकी ने कहा, एक स्क्रॉल करो। एक एक पोस्टर सामने आती गई। राघव दुबई के कभी होटल का बुक, कभी शॉपिंग, कभी नाइट व्यू। एक स्टोरी में तान्या का हाथ दिख रहा था चूड़ियों के साथ, और कैप्शन था हिंदी में भी लिखा हुआ, जैसे दिखावा भाषा नहीं देता। मम्मी जी की सेविंग्स भी कमा गई। शांति देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह उसने लिखा। पिंकी ने जल्दी से कहा, आंटी यह मजाक भी हो सकता है। शांति देवी ने फ़ोन वापस कर दिया। मजाक नहीं है। उनके शब्दों में एक ठंड थी। पिंको को पहली बार लगा कि यह घर की सामान्य बातें नहीं है। आंटी आप ठीक हो? शांति देवी ने सिर हिलाया। तू जा बेटी, कल आना, मुझे एक दो चीज़ें देखनी है। पिंकी चली गई। शांति देवी उठी और अपने कमरे में गई। उन्होंने एक छोटी डायरी निकाली। ये डायरी पहले रेसिपी और पूजा के नोट्स के लिए थी। अब उन्होंने पन्ना पलटा, कलम उठाई और लिखा, धीरे धीरे, जैसे अपने हाथ को समझा रही हूँ। आज पैसा गया है, कल इज्जत नहीं जाने दूंगी। उन्होंने कलम रख दी, फिर अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटा बॉक्स निकाला। उसमें पुराने कागज़, घर के डॉक्यूमेंट, कुछ रसीदें और एक पुरानी फ़ोटो थी। फ़ोटो में राघव छोटा था, स्कूल यूनिफॉर्म में। शांति देवी ने फ़ोटो को देखा। उनकी आंखों में पानी आया पर गिरा नहीं। उन्होंने फ़ोटो वापस रख दी। अब उन्हें भावना नहीं, फैसला चाहिए था। रात को उन्होंने राघव को कॉल किया। पहली बार कॉल नहीं उठा, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार उठा। SFX इंटरनेशनल बैकग्राउंड, हल्की म्यूजिक, होटल की आवाज़ है। हाँ माँ, क्या हुआ? राघव की आवाज़ में थकान नहीं, झुझुलाहट थी, जैसे फ़ोन एक बंद बाधा हो। शांति देवी ने सीधा सवाल नहीं किया। उन्होंने पहले सांस ली। बेटा तू ठीक है? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। आपको क्या हो गया, बार बार कॉल कर रही हो? शांति देवी ने कहा, मेरे बैग का मैसेज आया, बैलेंस 0। दूसरी तरफ एक पल को खामोशी हुई। फिर राघव ने जल्दी से कहा, अरे वो मैंने कुछ पेमेंट्स किए हैं, टेंशन मत लो। शांति देवी ने शब्द चुने, 65 लाख का पेमेंट। राघव की सांस तेज हुई। माँ आपको किसने बताया? शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, बैंक ने।
राघव की आवाज़ में अब बचकानी सफाई घुल रह गई। आप समझो, ये सब इन्वेस्टमेंट है। तान्या कह रही थी कि देखो, लाइफ में एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, और फिर आपके पास तो घर है, पैशन है। शांति देव ने पहली बार उसकी बात काटी। मेरे पास मैं हूँ बेटा, वही तुम भूल गए। राघव ने छिड़कर कहा, माँ ऐसा मत बोलो, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। आपको क्या चाहिए? मैंने कब कहा कि पैसे वापस नहीं दूंगा? शांति देवी ने धीमे से कहा, तू पैसे वापस देगा? राघव ने फौरन कहा, हाँ दे दूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, कल बात करते हैं। शांति देवी ने पूछा, कल कब? राघव ने टाल दिया, देखेंगे, और फ़ोन कट गया। शांति देवी ने फ़ोन नीचे रखा। उनकी उंगलियां अब नहीं काँप रही थी। काँपना डर का काम है, वो डर। अब उनके पास समय नहीं था। उन्होंने उठकर खिड़की खोली। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। किसी घर में टीवी चल रहा था, किसी घर से पकोड़े तलने की गंध आ रही थी। जिनकी बाकी यादों के लिए सामान्य थी, पर शांति देवी के लिए कुछ बदल चुका था। उन्हें अचानक याद आया, कुछ महीनों पहले तान्या ने कहा था, मम्मी जी, आपके अकाउंट की नेट बैंकिंग ऑन कर दो, इमरजेंसी में काम आएगी। शांति देवी ने तब खुशी खुशी हाँ कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा बहुत ध्यान रखती है। किसने सोचा था कि ध्यान रखना कभी कभी हाथ साफ करना भी होता है। उन्होंने कुर्सी खींची, डायरी सामने रखी और अपने लिए एक नियम लिखा, आज से मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगी जब तक कागज नहीं देखूंगी। फिर उन्होंने दूसरा नियम लिखा, मैं रहूँगी नहीं, मैं काम करूँगी। अगली सुबह शांति देवी जल्दी उठी। उन्होंने साड़ी पहनी, क्योंकि बैंक में उन्हें वही आराम देती थी। उन्होंने अपना पर्स लिया, पासबुक लिया, आधार कार्ड लिया और एक छोटा लिफाफा जिसमें वे हर जरूरी कागज रखती थी। दरवाज़ा बंद करते हुए उन्होंने घर की चौखट को हल्के से छुआ। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था, घर से निकलते समय चौखट को प्रणाम करो। आज उन्होंने प्रणाम नहीं किया। आज उन्होंने चौखट से एक वादा लिया, मैं वापस आऊँगी, पर वही पुराने शांति बनकर नहीं। बैंक के बाहर लाइन लगी थी। लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, फ़ोन पर थे। शांति देवी लाइन में खड़ी रही। उनकी आंखें सामने वाले पोस्टर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, डिजिटल बैंकिंग अपनाइए। उन्हें लगा जैसे पोस्टर भी उन्हें चिढ़ा रहा हो। उनकी बारी आई। काउंटर पर एक युवा कर्मचारी बैठा था। उसने पासबुक ली, कंप्यूटर में देखा, फिर आंखें उठाकर बोला, मैडम, यह ट्रांजैक्शन आपकी आईडी से हुए है, आपने ओटीपी डाला है। शांति देवी ने सीधे कहा, मैंने ओटीपी कभी नहीं डाला। कर्मचारी ने कंधे उचकाए, जैसे हर दिन ऐसे ही झगड़े आते हो। मैडम, सिस्टम में तो यही है। शांति देवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सिस्टम झूठ बोल सकता है, माँ नहीं। कर्मचारी कुछ सेकंड चुप रहा। उसने फिर धीमे स्वर में कहा, मैडम, अगर आपको लगता है फ्रॉड है तो आपको लिखित में कंप्लेंट देनी चाहिए। और अकाउंट होल्ड। शांति देवी ने कहा, मुझे कंप्लेंट फॉर्म दीजिए। उसके चेहरे पर आश्चर्य आया, क्योंकि वह शायद उम्मीद कर रहा था कि एक बूढ़ा रिमाइंस हरसेल्फ। लेकिन शांति देवी ने फॉर्म लिया, कलम मांगी और भरने लगी। नाम, खाता नंबर, ट्रांजैक्शन, समय। उनके हाथ अब स्थिर है। लेखित हुए उन्हें अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे दुख पहली बार किसी दिशा में जा रहा हो। कंप्लेंट देते समय उन्होंने पूछा, मैनेजर से मिलना है? कर्मचारी ने इशारे से कहा। वह शांति देवी मैनेजर के केबिन में गई। मैनेजर ने औपचारिक मुस्कान दी। हाँ मैडम, बैठिए। शांति देवी नहीं बैठी। उन्होंने कहा, मेरे पैसे निकले हैं, मेरे बेटे के नाम। मेरी बहू ने नेट बैंकिंग कराई थी। मुझे सब डिटेल चाहिए, किस आईपी से, किस डिवाइस से, किस समय, और आप अकाउंट पर तुरंत फ्रीज लगाइए। मैनेजर की भी उठी। मैडम, इतना आसान नहीं है होता है, और बेटा आपका ऑथराइज जोइट। शांति देवी ने पहली बार अपनी आवाज़ ऊँची नहीं की, पर उसमें धार आ गई। ऑथराइज का मतलब यह नहीं कि वह मेरा सब कुछ ले जाए। मैं लिखित शिकायत दे चुकी हूँ। अगर आज आपने प्रक्रिया शुरू नहीं की तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी और बैंक के खिलाफ भी लिखूँगी। मैनेजर ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा, फिर शायद पहली बार समझा कि यह महिला रोने नहीं आई, यह महिला लड़ने आई है। वह कुर्सी से थोड़ा सीधा हुआ। ठीक है मैडम, हम आपको स्टेटमेंट देंगे और हम फ्रॉड डिपार्टमेंट को रेफर करेंगे, पर आपको भी एक एफआईआर। शांति देवी ने कहा, मैं करूँगी। आज बैंक से बाहर निकलते हुए उनके हाथ में स्टेटमेंट था। कागज भारी नहीं था, पर अर्थ बहुत भारी था। हर लाइन में एक तारीख, एक समय, एक राशि। पैसा ऐसे निकला जैसे किसी ने नली खोल दी हो।
एक लाइन पढ़कर उन्हें चक्कर सा आया। इंटरनेशनल पीओएस ट्रांजैक्शन उनके बेटे ने न सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र किए थे, उसने उन्हें दुनिया के दूसरे कोने में उड़ा भी दिया था। बैग के बाहर धूप तेज थी। शांति देव ने सड़क पार की। उनके पैरों में दर्द था, पर वह रुकी नहीं। उन्होंने अपने फ़ोन में एक नंबर ढूंढा। विजय बाबू, यह उनके दिवंगत पति के दोस्त थे, रिटायर्ड कर थोड़ा कानून जानते हैं, और सबसे बड़ी बात तो बात की तरह रखते थे। शांति देवी ने कॉल किया। विजय बाबू, मैं शांति बोल रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। विजय बाबू की आवाज़ आई, धीमी पर भरोसे वाली। बोलो बहन, क्या हुआ? शांति देवी ने पहली बार पूरी बात एक सांस में नहीं की। उन्होंने कम से कम कहा, पैसा गया, बेटे के नाम बहू ने नेट बैंकिंग कराई थी, मैं कंप्लेंट दे आई हूँ, अब मुझे कागजी काम समझना है। विजय बाबू ने एक पल रुक कर कहा, बहन घर आओ, चाय बनाना और सारे डॉक्यूमेंट लेकर आना। आज से हम रोकेंगे नहीं, आज से हम देखेंगे। शांति देवी की आंखें पहली बार हल्का सा नम हुई, क्योंकि किसी ने उन्हें कमजोर नहीं समझा, किसी ने उन्हें बेचारी नहीं सहा, किसी ने उन्हें साथी माना। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, और फ़ोन काट दिया। रास्ते में घर लौटते हुए शांति देवी ने बाजार से 2 चीज़ें खरीदी। एक नया फोल्डर जिसमें वह सारे कागज रख सके, और एक सस्ता सा पेन, क्योंकि उनका पुराना पेन कभी कभी अटक जाता था। यह छोटी छोटी खरीदी उनके भीतर एक बड़ी घोषणा थी। अब वह बिखरेंगी नहीं, अब वह फाइल बनेगी। घर पहुंची तो उन्हें एक और नोटिफिकेशन आया, SF योर कार्ड हैज बीन यूज फॉर एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, फिर डायरी खोली और तीसरा नियम लिखा, जिस दिन बेटा माँ का पैसा उड़ाता है, उस दिन माँ भी अपनी चुप्पी तोड़ सकती है। उन्होंने फोल्डर में स्टेटमेंट रखा, पासबुक रखी, कॉम्प्लेट की कॉपी रखी, फिर अपने कमरे में गई, तस्वीर के सामने खड़ी हुई और बहुत धीमे से बोली, राघव, तू मेरे पैसों से दुबई में रोशनी खरीद रहा है, मैं यहाँ अंधेरा नहीं रहने दूंगी। उसी शाम दुबई के होटल में राघव के फ़ोन पर मैसेज आया, ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी और अकाउंट एक्सेस में भी रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक। राघव ने तान्या की तरफ देखा। तान्या ने होठ ठंडे किए। कौन सा बैग? वो गाँव वाली माँ क्या को लगी? राघव के अंदर कुछ हिला, क्योंकि वह जानता था उसकी माँ गाँव वाली नहीं थी, वह उसकी रीत थी, और उसने उसी रीत पर पैर रखा था। राघव ने पहली बार महसूस किया कि जिस महिला को उसने हमेशा सहन करने वाली समझा, उसके भीतर एक ऐसी ताकत भी है जो देर से उठती है, और उठे तो गिराती है। राघव ने फ़ोन पकड़ा। उसके हाथ पहली बार काँपे, और उसी पल हजारों किलोमीटर दूर शांति देवी ने अपनी चाय का टूट घोट लिया। चाय कड़वी थी, लेकिन उन्हें कड़वाहट से डर नहीं लग रहा था। अब उन्हें सिर्फ एक चीज़ साफ दिख रही थी, यह लड़ाई पैसे की नहीं, यह लड़ाई इस बात की है कि माँ को सॉफ्ट टारगेट समझना कितना महंगा पड़ सकता है। और शांति देवी ने मन ही मन तय कर लिया, कल वह विजय बाबू के पास जाएगी, फिर पुलिस स्टेशन, फिर बैंक, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट की सीढ़ियाँ भी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने अपने लिए सोचा था। और जब एक माँ अपने लिए सोचने लगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसकी दिशा बदल नहीं सकती। शांति देवी अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ गई। घर में अभी अंधेरा था, और उनके भीतर वो जो आग जाग चुका था, वह वापस सोने वाला नहीं था। उन्होंने नहा करके साड़ी पहनी, बालों में तेल लगाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। यह सजने के लिए नहीं था, यह अपने आप को याद दिलाने के लिए था कि वह अभी भी वही शांति देवी है। बस अब चुप रहने वाली शांति नहीं, अब सोचने वाली शांति। उन्होंने रसोई में जाकर एक कप चाय बनाई। चाय का पहला घूंट लेते ही उन्हें पिछले दिन की कड़वाहट फिर से जीभ पर महसूस हुई, लेकिन इस बार वो कड़वाहट उन्हें रोक नहीं रही थी, वो उन्हें चलने को कह रही थी। उन्होंने फोल्डर खोला, स्टेटमेंट, पासबुक, कंप्लीट कॉपी। उन्होंने पन्नों को ऐसे फैलाया जैसे केस की फाइल तैयार कर रही हो, क्योंकि यही सच था। यह अब घर की बात नहीं रही, यह अब कागज़ की बात थी, और कागज़ से लड़ाई कागज़ से ही जीत ही जाती थी। उन्होंने विजय बाबू को फ़ोन किया। विजय बाबू, मैं आ रही हूँ। विजय बाबू ने बिना सवाल किए कहा, आ जाओ बहन, और रास्ते से अगर हो सके तो 1-2 फोटो कॉपी भी करवा लेना। शांति देवी ने हाँ कहा और बाहर निकल पड़ी। गली में दूध वाला साइकिल से जा रहा था, सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा था, और मोहल्ला अपने सामने धड़कन में था। पर शांति देवी के लिए हर आवाज़ अलग थी, जैसे हर चीज़ कह रही हो, अब पीछे मत हटना। वो पहले फोटोकॉपी की दुकान पर गई,
दुकानदार ने फाइल देखी। माताजी, इतने पेपर? शांति देवी ने शांत आवाज में कहा। मेरी जिंदगी के पेपर है। दुकानदार एक पल को चुप हो गया, फिर काम में लग गया। कॉपियाँ बनती रही। कागज की गंध हवा में भर गई। शांति देवी ने कॉपी के ऊपर पेन से तारीख लिखी, हर पन्ने पर, क्योंकि अब उनके लिए तारीखें सिर्फ कैलेंडर नहीं थी, तारीखें सबूत थी। विजय बाबू का घर पास ही था। शांति देवी पहुंची तो विजय बाबू दरवाजे पर ही मिल गए। उनके चेहरे पर चिंता थी, पर आंखों में एक ठहराव था। उन्होंने शांति देवी से कहा, आओ बहन, बैठो। शांति देवी बैठी नहीं। उन्होंने फोल्डर टेबल पर रखा और बोले बिना खोल दिया। विजय बाबू ने देखा स्टेटमेंट की लाइनों पर उनकी उंगली चली। हम यह देखो, यह ट्रांसफ़र रात के समय हुए हैं और यह बेनिफिशियरी पहले से ऐड था। शांति देवी ने तुरंत पूछा, ऐड मतलब? विजय बाबू ने समझाया, मतलब किसी ने पहले ही खाते में वह नाम जोड़ रखा था। ऐसे ही एक दिन में 65 लाख नहीं निकलते, यह प्लानिंग है। शांति देवी के गले में कुछ अटका पर उन्होंने निगल लिया। प्लानिंग मेरे घर में? विजय बाबू ने कहा। बहन घर में ही होती है, बाहर वाला तो दरवाजा भी नहीं जानता। शांति देवी की आंखें एक पल को बंद हो गई। उन्हें याद आया तान्या का वह मीठा चेहरा, जब वह कहती थी, मम्मी जी मैं सब संभाल लूँगी। वह संभाल नहीं रही थी, वह समेट रही थी। वो उनके हिस्से की हवा भी अपनी तरफ खींच रही थी। विजय बाबू ने आगे कहा, अब ध्यान से सुनो। पहला काम पुलिस में शिकायत, दूसरा बैंक में लिखित में डिवाइस और आईपीटी डिटेल मांगनी है। तीसरा, अगर यह जॉइंट अकाउंट है तो भी मैच साबित हो सकता है, क्योंकि तुमने सहमति नहीं दी। शांति देवी ने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने बस कहा, ठीक है। विजय बाबू ने उन्हें देखा, तुम तैयार हो? शांति देवी ने सीधा जवाब दिया, मैं मजबूर हूँ। विजय बाबू ने सिर हिलाया। मजबूरी से शुरुआत होती है, हिम्मत से ख़त्म। वह दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ निकले। थाना हमेशा से शांति देवी के लिए डर की जगह थी, क्योंकि उनके ज़माने में थाना मतलब झंझट, पर आज उन्होंने झंझट चाहिए था, क्योंकि झंझट ही रास्ता खोलता है। थाने के बाहर एक सिपाही खड़ा था। वो अंदर जाने से पहले शांति देवी को ऊपर से नीचे देख रहा था, जैसे सोच रहा था, वो यह बूढ़ी औरत यह क्या करने आई है। विजय बाबू ने कहा, भाई माताजी के लिखित शिकायत दर्ज करानी है, फ्रॉड का मामला है। सिपाही ने उबासी ली। किसके खिलाफ? विजय बाबू ने कहा, बेटे बहू के नाम भी आ सकते हैं। सिपाही की उबासी रुक गई। उसने शांति देवी को फिर देखा। अब उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। बेटे के खिलाफ? शांति देवी ने पहली बार अपनी आवाज़ सख्त की। बेटे के खिलाफ नहीं, गलत के खिलाफ। वो अंदर गए। डेस्क पर बैठा हवालदार फोन पर था। वो बात करते करते इशारे से कुर्सी दिखा रहा था। शांति देवी बैठ गई। उनके हाथ में फाइल थी। हवालदार ने फ़ोन काटा और बोला, हाँ बताओ। विजय बाबू ने बात शुरू की, लेकिन शांति देवी ने बीच में हाथ उठा दिया। मैं बताऊंगी। विजय बाबू चुप हो गए। शांति देवी ने अपनी कॉपी निकाली, कागज़ पर लिखी बात पढ़ने लगी। उनकी आवाज़ कहीं नहीं अटकी। मैं शांति देवी वर्मा, उम्र 68, निवासी। उन्होंने सब बताया। मेरे बैंक खाते में बिना मेरी सहमति के ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए 65 लाख निकल गए। ट्रांसफ़र जिनके नाम हुआ है, उनमें मेरे बेटे राघव वर्मा का नाम है। मुझे आशंका है कि मेरे खाते की नेट बैंकिंग, ओटीपी या सिग्नेचर का दुरुपयोग किया गया है। मैं बैंक में शिकायत दे चुकी हूँ। कृपया एक एफआईआर कर दीजिए जाए और जांच शुरू की जाए। हवलदार ने कागज़ लिया। उसकी आंखें लाइनें पड़ते हुए ऊपर उठी। मैम, यह तो फैमिली मैटर है। शांति देवी ने तुरंत कहा, नहीं, यह क्राइम है। हवलदार ने एक पल रुक कर कहा, बेटा है ना, बात कर लो। क्योंकि पुलिस के चक्कर, शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बार लोगों की बात मान ली थी। आज पहली बार उन्होंने किसी बड़े आदमी को भी नहीं कहा। जब पैसे निकल रहे थे तब कोई बात कर लो नहीं बोला। अब बात नहीं होगी, अब कानून होगा। विजय बाबू ने धीरे से जोड़ा, सर यह साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल अब्यूज़ का केस है। कम से कम जनरल डायरी में डालिए, वह साइबर सेल के रेफर कीजिए। हवलदार ने शायद पहली बार महसूस किया कि सामने वाली बूढ़ी महिला अकेली नहीं है। उसके पास कागज़ है, गवाह है और साथ में कोई समझदार आदमी भी है। उसने फॉर्म निकाला। ठीक है, डिटेल लिखो। शांति देवी ने लिख दिया। उनके हाथ अब भी स्थिर थे, बस मन में ही कहीं एक जगह दर्द था जो बार बार कह रहा था, यह तुम्हारा बेटा है। और उसी दर्द के साथ एक और आवाज़ थी जो कह रही थी, यह तुम्हारी जिंदगी है। थाने से निकलते समय उन्हें एक रिसीविंग मिली। वो कागज़ छोटा था,
पर उसके पीछे ताकत थी। विजय बाबू ने कहा, अब बैग वापस। शांति देवी ने कहा, चलो। बैग में इस बार वह सीधे मैनेजर के केबिन में गई। मैनेजर ने उन्हें देखकर पहचान लिया। उसने औपचारिक मुस्कान दी, जो कल थोड़ी कम थी, आज और कम हो गई। मैम, आप फिर? शांति देवी ने कागज सामने रखा। यह पुलिस कंप्लेंट की रिसीविंग है। अब मुझे डिवाइस डिटेल चाहिए और आप मेरे अकाउंट पर होल्ड लगाइए। जितना संभव है वो जो भी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकते हैं उनकी प्रक्रिया शुरू कीजिए। मैनेजर ने कागज देखा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी नरम हुई। ठीक है मैम, मैं फ्रॉड डिपार्टमेंट में मेल डाल देता हूँ। आपको 48 घंटे। विजय बाबू ने बीच में कहा, सर टाइमलाइन की बाद में अभी लिखित में लिखिए कि शिकायत दर्ज हुई कि और बैंक ने जांच शुरू की है। मैनेजर ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने एक लेटर टाइप करवाया। शांति देवी ने साइन किया और कॉपी अपने फोल्डर में रख ली। अब उनके फोल्डर में 2 हथियार थे, पुलिस रिसीविंग और बैंक लेटर। कल लौटते समय रास्ते में उनका फ़ोन पर राघव का मैसेज आया, मैं अपने बैग में क्या किया? मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा। तान्या गुस्सा कर रही है। आप प्लीज़ ऐसा मत करो। शांति देवी ने मैसेज पढ़ा। उनका दिल एक पल को पिघला, क्योंकि माँ का दिल पिघलना जानता है। भले ही दुनिया पत्थर हो, पर उन्हें खुद को याद दिलाया, पिघलना ही तो उनकी कमजोरी थी। उन्होंने जवाब टाइप किया, राघव, जब मेरा बैलेंस 0 हुआ था तब तूने पूछा था क्या? अब मुझे मत सिखा, मैं अपना काम कर रही हूँ। उन्होंने भेज दिया। कई मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कॉल आया, राघव का। SFX कॉल रिंग। शांति देवी ने कॉल उठाया। हाँ, राघव की आवाज़ तेज थी। मैं आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी। आपको पता भी है इसका मतलब क्या है? मेरी इमेज खराब हो जाएगी। शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, मेरी इज्जत कब बची थी? जब तुमने मेरा पैसा उड़ाया। राघव ने तेज में कहा, माँ, यह सब तान्या ने कहा था, उसकी मम्मी ने कहा था। मैं बस शांति देवी ने पहली बार अपने बेटे को इतना कमज़ोर सुना और उन्हें दया नहीं आई, उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्हें सिर्फ सच्चाई देखी। तू बस क्या राघव, तू बस हाँ कह देता है और फिर माँ को समझो बोलता है। राघव ने धीमे स्वर में कहा, माँ मैं वापस कर दूंगा, बस अभी मत करो। तान्या, शांति देवी ने कहा, तान्या को कह मेरी ज़िंदगी पर हाथ मत रखे, और तू अगर सच में वापस करना चाहता है तो सबसे पहले सच बोल, कितना पैसा बचा है? राघव चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। शांति देवी ने फ़ोन रखा नहीं। उन्होंने बात पूरी की। राघव, अब सुन, तू घर वापस आएगा और तब हम बात करेंगे। अभी तू वहीं रह और याद रख, मैं तुझे दुख देने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए कर रही हूँ। अपने ही गलत के। राघव ने गुस्से में कहा, माँ आप ड्रामा कर रही हो। शांति देवी ने बहुत शांत, बहुत साफ कहा, ड्रामा वो होता है जो कैमरे के सामने किया जाए। यह मेरे जीवन का सच है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। उस दिन दोपहर को शांति देवी घर आकर अपने कमरे में बैठ गई। उन्होंने फोल्डर खोला, एक कागज़ फिर से पढ़ा। वो अब खुद को समझा रही थी कि वह सही कर रही है, क्योंकि जब घर का रिश्ता टूटता है तो सही भी कभी कभी गलत जैसा लगता है। शाम को पिंकी फिर आई। आंटी, कल आपने कहा था। शांति देवी ने उसे अंदर बुलाया। पिंकी, मुझे एक काम में मदद चाहिए। तू कंप्यूटर समझती है ना? पिंकी ने कहा, हाँ आंटी। शांति देवी ने फोल्डर दिखाया। मुझे यह सब स्कैन कर के ईमेल करना है। बैंक वाले कह रहे हैं ऑनलाइन भेजो। और मुझे यह भी देखना है कि मेरे अकाउंट में नेट बैंकिंग किस नंबर से जुड़ी है। पिंकी ने सिर हिलाया। ठीक है आंटी। वह लैपटॉप लेकर आई। शांति देवी का दिल डर रहा था, क्योंकि यह दुनिया उन्हें नहीं लगती थी, पर अब उनके पास डर का विकल्प नहीं था। पिंकी ने बैंक ऐप खोला। शांति देवी ने पासबुक के पीछे लिखा, कस्टमर ID निकाला। पिंकी ने लॉगिन किया, फिर बोली, आंटी OTP किस नंबर पर आ रहा है? शांति देवी ने अपना फ़ोन उठाया, मेरे नंबर पर। पिंकी ने कहा, OTP बताओ। शांति देवी ने OTP बताया। लॉगिन हुआ और जैसे ही स्क्रीन खुली, शांति देवी के हाथ ठंडे पड़ गए। प्रोफाइल में उनका नंबर नहीं था। उनके नंबर के नीचे एक दूसरा नंबर भी अल्टरनेट में जुड़ा था, और वह नंबर तान्या का था। शांति देवी ने जैसे ही नंबर देखा, उन्हें सिर में झंझनाहट हुई। यह कैसे? पिंकी ने धीरे से कहा, आंटी, किसी ने आपके अकाउंट की प्रोफाइल अपडेट की है और यह नंबर किसी और का है। शांति देवी ने थरथराती आवाज़ में पूछा, हट सकता है? पिंकी ने कहा, हाँ, पर इसके लिए बैंक ब्रांच को रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और शायद डॉक्यूमेंट। शांति देवी ने आंखें बंद की।
एक पल को उन्हें लगा सांस नहीं आ रही है, पर फिर उन्होंने अपने भीतर खुद से कहा, गिरना नहीं है। उन्होंने पिंकी से कहा, सबका स्क्रीनशॉट निकाल, हर चीज़ का यह सबूत है। पिंकी ने तुरंत स्क्रीनशॉट निजी मेल में सेव किया। शांति देवी ने कहा, कल हम फिर बैंक आए जाएंगे। पिंकी ने धीरे से पूछा, आंटी राघव भैया जानते हैं? शांति देवी ने एक सेकंड चुप रहकर कहा, वो जानना चाहता है तो पूछता, अब उसे सब पता चलेगा। रात को शांति देवी को नींद नहीं आई। उनके कान में राघव की आवाज़ घूम रही थी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। उन्हें याद आया, जब राघव छोटा था तो स्कूल में एक बार झूठ बोलने पर उसकी टीचर ने उसे डांटा था। वह घर आकर रोया था। शांति देवी ने तब उसे सीने से लगाया था और कहा था, झूठ से इमेज नहीं बनती बेटा, सच से बनती है। आज वही बेटा अपनी इमेज बचाने के लिए अपनी माँ का सर दबा रहा था। सुबह हुई, शांति देवी ने विजय बाबू को फिर कॉल किया। विजय बाबू, एक नया सबूत मिला है। तान्या का नंबर मेरे अकाउंट में जुड़ा है। विजय बाबू ने तुरंत कहा, बहन यह बहुत बड़ा पॉइंट है। अब बैंक को लिखित में दो और साइबर सेल को भी। हम आज ही जाएंगे। शांति देवी ने फ़ोन रखा और तैयार हुई। आज उनके कदम और मजबूत थे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ शक नहीं था, अब उनके पास स्क्रीनशॉट था। और स्क्रीनशॉट आज के ज़माने में वही है जो पुराने ज़माने में गवाह होता था। बैंक पहुंचते ही शांति देवी ने मैनेजर के सामने प्रिंटेड स्क्रीनशॉट रख दी। मैनेजर ने देखा तो उसका चेहरा बदल गया। मैडम, यह नंबर, शांति देवी ने कहा, यह तान्या का है। अब बताइए मेरे अकाउंट में उसकी पहुंच कैसे? मैनेजर ने पानी पिया। मैडम, यह प्रोफाइल अपडेट शायद ऑनलाइन। विजय बाबू ने कहा, सर शायद नहीं, रिकॉर्ड निकालिए। कब अपडेट हुआ, किसने किया और किस ब्रांच, किस डिवाइस से? और अभी के अभी वो नंबर हटाइए और अकाउंट की सिक्योरिटी रीसेट कराइए। मैनेजर ने सिर हिलाया। अब उसके पास बहाने कम थे। उसने एक फॉर्म दिया, मैम आप यह भर दीजिए, हम नंबर हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शांति देवी ने फॉर्म भरा। उन्होंने अपने हाथ से लिखा, स्पष्ट अक्षरों में, अल्टरनेट नंबर हटाया चाहिए, नेट बैंकिंग रिसर्च, सारे बेनिफिशियरी डेबिट कार्ड लॉक। मैनेजर ने कहा, ठीक है। बाहर निकलते हुए शांति देवी ने एक पल को बैंक की सीढ़ियों पर रुककर सांस ली। उनकी छाती भारी ही थी, पर उस भारीपन की अब कमजोरी नहीं थी, अब उसमें नियंत्रण था। और इसी समय दुबई में राघव एक मॉल के बाहर खड़ा था। उसका फ़ोन बार बार बैंक ऐप नहीं खोल पा रहा था। तान्या उसके ऊपर चिल्ला रही थी, तुम्हारी माँ ने सब बंद कर दिया था, तुम कुछ करो, कर क्यों नहीं सकते? राघव की आंखों में पहली बार डर के साथ साथ पछतावा भी आया। उसने कहा, मेरी माँ ऐसी नहीं है। तान्या ने ताना मारा, तुम्हारी माँ अब हमारी दुश्मन है। राघव ने पहली बार अपने अंदर एक सवाल सुना, क्या दुश्मन वो है जो गलत रोक दे, या वो है जो गलत करवा दे? और उसी सवाल के साथ चैप्टर 2 का सच उसके सामने खुल रहा था। शांति देवी सिर्फ शिकायत नहीं कर रही थी, वो जाल काट रही थी, धीरे धीरे साफ साफ कागज से। और अब अगला कदम सिर्फ बैंक नहीं था, अगला कदम था उन कागजों तक पहुंचना जो घर के अंदर छुपाए गए थे। क्योंकि विजय बाबू ने जाते जाते एक बात कही थी, बहन जब कोई इतना बड़ा खेल खेलता है तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेलता, कभी कभी वह घर के कागजों पर भी नजर रखता है। आज से तुम्हें अपना घर भी सुरक्षित करना है। शांति देवी ने सिर हिलाया। उन्होंने घर की तरफ कदम बढ़ाए। उनके मन में एक ही बात थी, अगर तान्या ने बैंक अकाउंट में घुसने की हिम्मत की है तो वह घर के कागजों तक भी पहुँचे होगी। और अगर वह सच निकला तो इस कहानी में सिर्फ पैसा नहीं, छत भी दांव पर है। शांति देवी घर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और एक सेकंड के लिए ठहर गई। यह उनका अपना घर था, लेकिन आज उन्हें पहली बार लगा जैसे किसी ने इसमें चुपचाप अपने निशान छोड़ दिए हैं। उन्होंने भीतर कदम रखा। घर वैसा ही था, सोफा, अलमारी, टीवी, रसोई का सिंक, दीवार पर भगवान की तस्वीर और कोने में रखी वो छोटी सी पूजा की चौकी। पर शांति देवी की नज़र अब चीज़ों पर नहीं थी, उनकी नज़र उन जगहों पर थी जहाँ चीज़ें छुपाई जाती है, जहाँ कागज दबाए जाते हैं, जहाँ सच को मोड़ कर रख दिया जाता है। उन्होंने अपना फोल्डर टेबल पर रखा और सीधे कमरे में गए जहाँ उनके पति की पुरानी स्टील वाली संदूक रखी थी। वो संदूक हमेशा बंद रहता था। उसमें घर के कागज, जमीन के दस्तावेज, बीमा और कुछ पुराने पत्र रखे थे। उस संदूक की चाबी शांति देवी के पास रहती थी और वह उसे अपने पर्स के अंदर वाली जेब में रखती थी। उन्होंने चाबी निकाली, कुंडी खोली और संदूक का ढक्कन उठाया।
अंदर से कागजों की वही पुरानी गंध आई जो समय के साथ कागज में बच जाती है। शांति देवी ने एक एक फाइल निकाली। घर का रजिस्ट्री पेपर, म्यूटेशन की कॉपी, बिजली बिलों के पुराने बंडल और उनके पति के नाम से जुड़ा एक पुराना बीमा पत्र, सब कुछ मौजूद था। पर शांति देवी को चैन नहीं मिला, क्योंकि ताले बंद होने का मतलब यह नहीं कि अंदर सब सुरक्षित है। कभी कभी ताले ही गवाही देते हैं कि किसी ने उन्हें खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने संदूक के ढक्कन के अंदर वाली किनारे पर उंगली फेरी। उन्हें हल्का सा घिसाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने जल्दबाजी में चाबी लगाकर खोला हो और फिर वापस बंद कर दिया हो। उनके दिल की धड़कन तेज हुई। उन्होंने सारे कागज टेबल पर फैला दिए। उनकी आंखें अब पढ़ नहीं रही थी, वह खोज रही थी किसी भी तरह की नई पर्ची, नया हस्ताक्षर, किसी पन्ने की जगह बदली हुई, किसी फाइल का क्रम टूटा हुआ। तभी उनकी नज़र एक पतली सी पन्नी पर पड़ी जो पहले वहाँ नहीं होती थी। एक पारदर्शी फाइल जिसके अंदर 2 पन्ने थे। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था डिक्लेरेशन और नीचे कुछ अंग्रेजी लाइनें, कुछ हिंदी। शांति देवी ने पन्ना उठाया। उस पर उसके नाम के सामने एक सिग्नेचर था, पर वह सिग्नेचर उनका नहीं था। उनके हस्ताक्षर में एक खास घुमाव था, एक ठहराव था। यह सिग्नेचर जल्दी में किया हुआ था, जैसे किसी ने उनकी लिखावट की नकल करने की कोशिश की हो। शांति देवी का सिर भारी हो गया। वो कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक वह बस उस सिग्नेचर को देखती रही। फिर उन्हें अपने पर्स से अपना आधार कार्ड निकाला और उससे पीछे वाले फोटोकॉपी पर अपनी असली साइन की तुलना की। फर्क साफ था। अब शक खत्म हो चुका था। यह सिर्फ बैग नहीं था, यह घर तक आया था, यह उनके नाम तक आया था। उन्होंने बिना समय गवाए विजय बाबू को कॉल किया। विजय बाबू, मुझे एक पेपर मिला है। इस पर मेरे नाम को सिग्नेचर है, पर मेरा नहीं है। विजय बाबू की आवाज़ तुरंत गंभीर हो गई। किस तरह का पेपर? डिक्लेरेशन लिखा है और कुछ संपत्ति से जुड़ी जाते हैं। विजय बाबू ने कहा, बहन, उस पेपर को हाथ कम लगाओ, उसको अलग प्लास्टिक में रखो और अभी मैं आता हूँ। कुछ ही देर में विजय बाबू आ गए। उन्होंने पेपर देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गई। यह तो पावर ऑफ अटॉर्नी जैसा ड्राफ्ट लग रहा है। अगर ये रजिस्टर हो जाता तो तुम्हारे घर पर भी दाव बन सकता था। शांति देवी की आवाज़ पहली बार टूटने लगी। तो मतलब तान्या, विजय बाबू ने साफ कहा, बहन, नाम मत लो, अभी सबूत छोड़ो। यह पेपर कहाँ से आया, कब आया, किसने रखा? अब हमें 2 रास्ते साथ साथ चलने हैं, एक कानूनी, 2 घर की सुरक्षा। शांति देवी ने धीरे से पूछा, क्या मैं सच में अपने ही बेटे के खिलाफ? विजय बाबू ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बहन, यह बेटा बनाम नहीं है, यह सच बनाम लालच है। और सच के साथ खड़े रहोगी तो बेटा भी बचेगा। शांति देव ने सिर हिलाया। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन यह कांपना डर का नहीं था। यह कांपना इस एहसास का था कि उन्होंने जिस परिवार को मंदिर समझा वो अंदर से खाली हो चुका था। विजय बाबू ने कहा, अब सुनो, आज ही इस पेपर की फोटोकॉपी नहीं, स्कैन कॉपी बनेगी। फिर हम साइबर सेल और थाने में इसे जोड़ेंगे और प्रॉपर्टी के पेपर्स की एक नोटरी कॉपी बनाकर अलग रखेंगे। घर में अब यह फाइल नहीं रखेंगी। शांति देवी ने तुरंत कहा, ठीक है। विजय बाबू ने आगे कहा, और एक बात, तुम्हारे घर की चाबी किसके पास है? शांति देवी ने कहा, राघव के पास थी, पर वो बाहर है। तान्या के पास भी कभी कभी थी। विजय बाबू ने सिर हिलाया। आज से ताले बदलो, सिर्फ ताला नहीं, आदत भी। शांति देवी को लगा जैसे यह वाक्य उनके भीतर किसी दीवार पर लिख दिया गया। ताले बदलो, आदत भी। उन्होंने उसी समय एक नया ताला लगवाया। कुंडी कसवाई। वो संदूक की चाबी और पर्स में नहीं, गले में बंधी एक छोटी चेन में रख ली, क्योंकि अब भरोसा भी जगह बदल चुका था। रात को राघव का कॉल फिर आया। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और घबराहट ज़्यादा थी। माँ तान्या, वो कह रही है कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है। वह मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। शांति देवी ने एक पल को आंखें बंद की। उन्हें याद आया जब राघव छोटा था और किसी दोस्त ने उससे खिलौना छीन लिया था तो राघव रोते हुए आया था। शांति देवी ने उसे समझाया था, जो तुम्हारा है उसका छीना नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। आज राघव का अपना ही उसे छोड़ने की धमकी दे रहा था। शांति देवी ने धीरे से पूछा, राघव, तुम कहाँ हो अभी? होटल के कमरे में। मैं बाहर नहीं जा पा रहा, कार्ड नहीं चल रहा और अकाउंट। उसकी आवाज़ थरथरा गई। माँ, मेरे पास कैश भी कम है। शांति देवी ने पहली बार अपने बेटे की हालत को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं सुना।
एक सच्चाई की तरफ महसूस किया, पर उन्होंने फिर भी अपनी आवाज़ को नरम होने नहीं दिया। नरमी हमेशा उन्हें महंगी पड़ी है। उन्होंने कहा, राघव तुम सुनो, तुमने मेरे खाते में तान्या का नंबर जोड़ा था। राघव चुप हो गया, फिर बोला, माँ मुझे नहीं पता था। तान्या ने कहा था कि इमरजेंसी में मैंने बस शांति देवी ने पूछा, और संदूक के कागज में एक डिक्लेरेशन रखा है जिस पर मेरे नाम से सिग्नेचर है। तुमने देखा राघव की सांस रुक गई। कौन सा डिक्लेरेशन? मतलब तुम्हें सच में नहीं पता? राघव की आवाज़ तेज हुई। हाँ मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता। यह सब तान्या करती थी। वो कहती थी मम्मी जी को क्या समझ आएगा। मैंने उसे रोका नहीं। शांति देवी ने बहुत धीमे से कहा, यही तो अपराध है राघव, गलत करना नहीं, गलत को रोकना नहीं। फोन से उस तरफ राघव रो रही रहा था, पर उसकी आवाज़ टूट रही थी। माँ मैं फंस गया हूँ। शांति देवी ने कहा, तुम फंसे नहीं हो, तुमने खुद को फंसाया है, पर अब अगर निकलना है तो सच्चाई के साथ निकलो। राघव ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, आप क्या चाहती हो? शांति देवी ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ तुम वापस आओ और जो हुआ है उससे सब मुझे बताओ। एक भी बात छुपाई तो मैं तुम्हें नहीं खुद को हार मान लूँगी। राघव ने कहा, ठीक है माँ मैं आऊँगा। शांति देवी ने एक आखिर बात कही, और राघव तान्या को एक पैसा भी मत देना, अब जो बचा है वो बचा रहने दो। राघव चुप रहा। शांति देवी ने फ़ोन रख दिया। उस रात तान्या और मंजू राघव के कमरे में आई। उन्हें चेहरे पर गुस्सा था, पर आंखों में डर भी था। डर इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत किया, डर इसलिए कि अब उनके हाथ से कंट्रोल निकल रहा था। मंजू ने राघव को देखा और कड़वी हंसी हंसी, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारी माँ बवाल करेगी। तान्या ने कहा, तुमने उससे बात क्यों की? तुम्हें पता है अगर यह पुलिस तक चला गया तो राघव ने पहली बार तान्या की बात काटी। वो पहले से पुलिस तक चला गया है। तान्या के चेहरे का रंग उठ गया। क्या? राघव ने कहा, वो सही किया है उसने। मंजू ने झझक से कहा, तुम पागल हो, हमने तुम्हारे ही भले के लिए किया, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। तुम्हारी माँ ने क्या किया तुम्हारे लिए? सिर्फ भावनाएं। राघव के भीतर कुछ जल उठा। भावनाएं नहीं, कुर्बानी। उसने अपने हाथ की चूड़ियाँ बेचकर मेरी फीस दी थी। उसने अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी थी ताकि मैं लैपटॉप से ले सकूं। और तुम कह रही हो उसने कुछ नहीं किया? तने ने तंज किया। वो तो अब तुम माँ का बेटा बन रहे हो। राघव ने एक लंबी सांस ली। मैं हमेशा माँ का बेटा था, बस मैंने उसे भूलने की कोशिश की। मंजू ने कठोर आवाज में कहा, राघव अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। और यही वह लाइन थी जिसने राघव को एकदम साफ कर दिया। किसी को प्यार नहीं था, किसी को सिर्फ फायदा था। तान्या ने बैग उठाया। ठीक है, हम चल रहे हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें संभाल लेगी। हमें ऐसी ड्रामा फैमिली नहीं चाहिए। राघव ने पहली बार उसे रोका नहीं, वो बस खड़ा रहा। उसके अंदर डर था, पर डर के साथ एक राहत भी थी, जैसे कोई भारी पत्थर हट रहा हो, भले ही चोट छूट गई हो। तान्या और मंजू चले गई। कमरा अचानक शांत हो गया। राघव ने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसे लगा वह जीत गया है या हार गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे बस ये समझ आ रहा था कि उसने अपने घर की नींव पर चोट की थी और अब नींव उसे ही काट रही थी। अगले दिन राघव ने घर लौटने की टिकट बुक की। उसने विजय बाबू के बताए अनुसार बैंक को मेल किया कि वह जांच में सहयोग करेगा। उसने एक ट्रांजैक्शन याद करने की कोशिश की। कहाँ कहाँ पेमेंट हुआ, किस कार्ड से, किसने कहा था, कब उसने ओटीपी तान्या को बताया। वह अपने ही किए हुए गलत फैसलों को एक एक करके लिखने लगा, जैसे अपराधी अपनी कबूलियत लिखता है। और हर लाइन लिखते हुए उसे अपनी माँ को चेहरा दिख रहा था, वह चेहरा जो हमेशा उसे बचाता रहा, पर आज वो चेहरा उसे पकड़ रहा था। घर में शांति देवी ने भी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने थाने में नई अर्जी लगाई कि घर के कागजों के साथ छेड़छाड़ का भी शक है। उन्होंने नोटरी वाले से मिलकर जरूरी डॉक्यूमेंट की सत्यापित कॉपी बनवाई। उन्होंने घर के पास वाले डाक घर में एक लॉकर के बारे में जानकारी ली। फिर विजय बाबू के साथ मिलकर एक वकील से अपॉइंटमेंट लिया। वकील ने उनसे कहा, मैडम आपको भावुक नहीं होना, यह केस अगर आप बीच में छोड़ देगी तो सामने वाला और ताकतवर हो जाएगा। शांति देवी ने बहुत साफ कहा, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी, मैंने बहुत छोड़ दिया। 3 दिन बाद राघव भारत लौट आया। एयरपोर्ट पर उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था। जिस आदमी ने दुबई में चमकदार तस्वीरें डाली थी, आज उसके चेहरे पर थकान थी।
आंखों में लालपन था और चाल में भारीपन था। उसने टैक्सी ली। वह सीधे अपने घर की तरफ आया। गली वही थी, वही बच्चे, वही सब्जी वाला, वही शर्मा आंटी। शर्मा आंटी ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर उत्सुकता चमकी। अरे राघव बेटा, आ गए। दुबई कैसा रहा? राघव ने पहली बार किसी सवाल का जवाब बिना मुस्कुराए दिया। कड़वा। वह घर के अंदर गया। दरवाज़ा खुला था, पर अंदर की हवा अलग थी। ऐसा नहीं कि घर बदला था, बदली थी माँ की मौजूदगी। शांति देवी ड्राइंग रूम में बैठी थी। फोल्डर उनके सामने रखा था। उनके बगल में विजय बाबू बैठे थे और टेबल पर चाय के 3 कप थे। राघव ने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो उसका दिल जोर से धड़का। शांति देवी ने उसे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में वही चीज थी जिससे आदमी डरता है। सब सच। राघव धीरे से बोला। माँ शांति देवी ने उसे बैठने का इशारा किया। बैठो। राघव बैठ गया। उसने इधर उधर देखा। तान्या, शांति देवी ने बिना किसी नफरत से कहा। वो नहीं है। राघव का गला सूख गया। वो चली गई। शांति देवी ने फिर कहा, अब ये बताओ कितना पैसा बचा है? राघव ने सिर झुका लिया। माँ, बहुत खर्च हो गया। कुछ शॉपिंग, होटल। और विजय बाबू ने सीधे पूछा, कितना? राघव ने धीमे से कहा, करीब 12 लाख बचे थे। पर शांति देवी ने तुरंत कहा, पर राघव ने साचुली। पर तान्या ने कहा था कि माँ के मत बताना, और उसने कुछ अपने अकाउंट में कर लिया। शांति देवी की पलकों पर हल्की सी थरथराहट आई, पर उन्होंने आवाज़ नहीं बदली। मतलब तूने मेरी रकम में से भी आखिरी हिस्सा उसके हाथ में दे दिया? राघव रोने जैसी आवाज़ में कहा, माँ मैं मूर्ख था। शांति देवी ने पहली बार मेज पर अपनी हथेली रखकर हल्की सी आवाज़ की। थप बहुत हल्की, पर कमरे में एक झटका सा आ गया। मूर्ख नहीं राघव, तुमने सुविधा चुनी, तुमने अपना आराम चुना, तुमने अपनी पत्नी की वाहवाही चुनी, और तुम्हें लगा माँ तो सही लगी। राघव ने तुरंत कहा, माँ मैं वापस कर दूंगा, मैं नौकरी ढूंढ लूँगा। फिर शांति देवी ने कहा, पहले सच बोलो, मेरे अकाउंट में तान्या का नंबर किसने जोड़ा? राघव ने कहा, माँ मैंने उसे ओटीपी दे दिया था। उसने कहा था बस 1 मिनट का काम है। मैंने शांति देवी ने कहा, और मेरे संदूक में जो कागज़ मिला उस पर मेरा नकली सिग्नेचर यह किसने बनाया? राघव ने कहा, माँ मुझे नहीं पता। और विजय बाबू ने कहा, पर क्या? राघव ने हिम्मत करके कहा, पर तान्या की मम्मी मंजू वो बार बार घर के कागज़ पूछती थी। वो कहती थी, मम्मी जी ये नाम है ना, घर कभी भी कुछ हो सकता है। और तान्या कहती थी, अगर सब हमारे नाम हो जाए तो लाइफ सेट में। मैंने उनके रोका नहीं। मैंने उन्हें कभी सख्ती से नहीं कहा कि यह गलत है। शांति देवी की आंखें एक पल को बंद हुई, फिर खुली। तो तुमने खुद ने किया, पर होने दिया, और होने देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। राघव ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ सजा दे दो, जो कहो करूँगा। शांति देवी ने उसकी तरफ देखा। सजा? उन्होंने बहुत धीमे से मुस्कुराया। मुस्कान में खुशी नहीं थी, वह दुख की समझ थी। सजा तुम्हें जिंदगी दे चुकी है। जिस घर को तुमने हल्का समझा, आज वही घर तुम्हें भारी लग रहा है। जिसे माँ को तुमने गांव वाले समझा, आज वही माँ तुमने कानून समझा रही है। राघव ने कहा, हाँ मैं बदलना चाहता हूँ। शांति देवी ने कहा, बदलना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे सामने, विजय बाबू के सामने यह लिखो कि तुम जांच में सहयोग करोगे और जितना पैसा बचा है उसका हिसाब दोगे, और जो पैसा तान्या ने अपने अकाउंट में रखा है उसकी डिटेल दोगे, ताकि हम उसने कानूनी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करें। राघव ने सिर हिलाया। ठीक है। विजय बाबू ने पेपर निकाला। राघव ने लिखना शुरू किया। उसके हाथ काँप रहे थे, और हर शब्द के साथ उसका चेहरा हल्का होता जा रहा था। जैसे चल लिखते थी, भीतर को बोझ बाहर आ रहा है। लिख कर उसने पेपर शांति देवी को दिया। शांति देवी ने पढ़ा, फिर उसे फोल्डर में रख दिया। राघव ने उम्मीद से पूछा, माँ आप? शांति देवी ने अपनी कुर्सी से उठकर अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें थी, राघव के बचपन की, उसके स्कूल की, उसके पहले जन्मदिन की। उन्होंने लिफाफा राघव को दिया। यह लो। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसकी आंखें भर आई। माँ, शांति देवी ने कहा, यह याद रखने के लिए कि तुम कौन थे, और यह भी याद रखने के लिए कि तुम किस रास्ते पर गए थे। मैं तुम्हें घर से निकाल नहीं रही, पर मैं तुम्हें पुराने तरीके से वापस भी नहीं ले रही। राघव ने घबरा कर पूछा, मतलब? शांति देवी ने सीधे कहा, अब घर में नियम हो गए। तुम्हारा और मेरा पैसा अलग होगा। किसी भी चीज़ पर मेरे साइन बिना मेरी मौजूदगी के भी नहीं होंगे। और जब तक मैं
खुद ना खो, तुम इस घर के कागजों को हाथ नहीं लगाओगे। राघव ने जल्दी से कहा। हाँ माँ, बिल्कुल, शांति देवी ने कहा। और एक बार तुम नौकरी ढूंढोगे और तुम्हारी पहली कमाई से तुम मेरे खाते में एक छोटी रकम वापस करोगे, क्योंकि रकम के लिए नहीं, इसलिए कि तुम्हारे हाथों का याद रहे कि पैसे का रास्ता मेहनत है और चोरी का रास्ता नरक। राघव ने सिर झुका कर कहा, ठीक है। फिर शांति देवी ने एक आखिर बात कही, और राघव, तुम्हारी बहू अगर वापस आई तो मैं उससे बात नहीं करूँगी जब तक वह अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेगी। और अगर वह जिम्मेदारी नहीं लेती है तो यह घर उसके लिए बंद है, क्योंकि यह घर मेरी उम्र की कमाई है, किसी की शॉपिंग लिस्ट नहीं। राघव की आंखों से आंसू गिर गए, एक एक बूंद, पर शांति देवी ने उसे गले नहीं लगाया। उन्होंने बस टेबल पर रखा पानी का गिलास उसकी तरफ सरका दिया। और यही उनका सबसे बड़ा प्यार था, प्यार जो कमजोर नहीं करता, प्यार जो सुधरता है। अगले हफ्तों में प्रक्रिया चलती रही, बैंक की जांच, साइबर सेल की पूछताछ और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड। राघव ने सहयोग किया। वो कई बार शर्मिंदा हुआ, कई बार उसे लगा वह भाग जाए, और हर बार शांति देवी की एक लाइन उसे रोक देती। भागना आसान है, सच मुश्किल है, और मुश्किल ही इंसान बनाता है। एक दिन बैंक से कॉल आया कि कुछ ट्रांजैक्शन होल्ड में है और रिवर्स की संभावना है। कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स पर रिक्वेस्ट डाली गई है और कुछ रकम पर कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी। शांति देवी ने यह सुनकर खुशी से उछली नहीं, उन्होंने बस सिर हिलाया और फोल्डर में नोट लगा दिया, क्योंकि अब उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, उनका लक्ष्य था नियंत्रण, उनका लक्ष्य था सम्मान, और सबसे बड़ा लक्ष्य था अपने बेटे को उस अंधेरे से निकालना जिसमें वह खुद चला गया था। राघव ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। उसने कई जगह रिज्यू भेजा, इंटरव्यू दिए, कई जगह रिजेक्ट हुआ। पहले वो हर रिजेक्शन पर तान्या को दोष देता, किसी को दोष देता। अब वो चुपचाप अपने नोट्स सुधारता, स्किल सीखता और फिर कोशिश करता। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिली। सैलरी बड़ी नहीं थी, पर ईमानदार थी। पहली सैलरी आई तो वह सीधे बैंक गया। उसने शांति देवी के अकाउंट में एक रकम ट्रांसफ़र की, बहुत छोटी शायद, उसे बड़े नुकसान के सामने कुछ भी नहीं। और जब वह घर आया और उसने माँ के सामने कहा, माँ, मैंने भेज दिया, शांति देवी की आंखें पहली बार भीगी। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है। और उस ठीक है में वो सारी दुआएं थी जो माँ शब्दों में नहीं कहती। कुछ समय बाद एक दिन तान्या का मैसेज आया, राघव ने फ़ोन पर, मैं वापस आना चाहती हूँ, पर तुम्हारी माँ ने मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया। राघव ने मैसेज देखा, पहले उसकी उंगलियां काँपी, फिर उसने वह मैसेज शांति देवी को दिखाया। शांति देवी ने पढ़ा और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर उसे बदनामी का डर है तो उसे गलती का डर पहले होना चाहिए। राघव ने पूछा, मैं क्या जवाब दूँ? शांति देवी ने कहा, तुम खुद का जवाब दो, अब तुम्हें किसी के कहने पर नहीं चलना। राघव ने कुछ मिनट सोचा और फिर जवाब लिखा, तुम्हें वापस आना है तो सच के साथ आओ, जो किया उसकी जिम्मेदारी लो, और मेरी माँ के प्रति सम्मान के साथ आओ, वरना वापस मत आओ। उसने भेज दिया। उसके बाद तान्या ने जवाब नहीं दिया, और राघव ने पहली बार महसूस किया कि शांति कभी कभी अकेलेपन में नहीं, सही फैसले में होती है। एक शाम शांति देवी छत पर बैठी थी। आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग था। नीचे गली में बच्चे खेल रहे थे। शर्मा आंटी फिर किसी और के घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। शांति देवी ने दूर से उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। अब उन्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर वो जगह बना ली थी जहाँ सिर्फ उनका सच रहता था। राघव चुपचाप छत पर आया। उसने माँ के पास बैठकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। शांति देवी ने छत की दीवार पर हाथ रखा। उन्होंने आकाश की तरफ देखा, फिर राघव की तरफ देखा। माफ़ी शब्द से नहीं मिलती, राघव, माफ़ी समय से मिलती है और कर्म से मिलती है। राघव ने सिर झुका लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शांति देवी ने धीरे से कहा। मैं देख रही हूँ। कुछ देर तक दोनों चुप बैठ रहे। फिर शांति देवी ने एक बात कही जो राघव कभी नहीं भूल पाया, बेटा, माँ का प्यार बहुत बड़ा होता है, पर माँ का सम्मान उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि प्यार बिना सम्मान के दया बन जाता है, और दया रिश्ते को कमजोर करती है। राघव की आंखें फिर नम हुई। उसने पहली बार समझा कि उसकी माँ ने जो किया वो बदला नहीं था, वो इलाज था, कड़वा इलाज जो समय पर ना मिलता तो बीमारी पूरे घर को खा जाती। उस रात शांति देवी ने अपनी डायरी खोली। बहुत दिनों बाद उन्होंने उसमें कुछ नया लिखा।
आज मेरे बेटे ने पहली बार मुझे इंसान समझकर देखा। आज मैं माँ होने के साथ साथ खुद भी हूँ। मैंने डायरी बंद की और कमरे की लाइट बंद करने से पहले एक बार अपने फोल्डर को देखा। वो फोल्डर अब भी वही था, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ एक दिन में ख़त्म नहीं होती। पर शांति देवी को अब डर नहीं था। उनके भीतर एक सीख थी जो उन्होंने खुद कमाई थी, कि रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी शक्ति जरूरी होती है और अपने हक के लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं होता, अब आत्मसम्मान होता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात अपने दिल में लिख लीजिए, किसी भी रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन सीमाएं उससे भी ज़रूरी है। और खासकर माँ बाप के पैसों और कागजों के मामले में भरोसा आँख बंद करके मत कीजिए। कागज़ संभालिए, पासवर्ड अपने पास रखिए, और अगर कभी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए। कानूनी मदद लेना शर्म की बात नहीं है, ये आपकी सुरक्षा है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से शांति जी ने जो किया वह सही था, या उन्होंने माँ बनकर सब माफ़ कर देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और यही भी बताइए आप किसी शहर से सुन रहे हैं। अगर ऐसी भावनात्मक, सच्ची और सीख देने वाली कहानियाँ आप रोज़ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगली कहानी मिस ना हो। और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।